अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज की इस वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 36 से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स सारे समझ में आ गए होंगे। आपने वन बाय वन करके वीडियोस को देखना है ताकि आपको अभी तक लेसन नंबर 36 तक आकर आपको सारी अच्छे तरीके से समझ आ सके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बेसिकली हम लोग जो हैं वो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है वो 36 लेसन में हम लोग डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज़ पढ़ेंगे कि किस तरह से लैंग्वेज को लर्न किया जाता है, कौन से स्टाइल्स के यूज़ करते हुए हम लोग लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। तो डिफरेंसेस इन लैंग्वेज स्टाइल्स। अब लर्निंग स्टाइल एक बेसिक से अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं लर्निंग स्टाइल के बारे में, तो हम लोग किस तरह से लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, हम कौन सा स्टाइल यूज़ करके लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, इसको हम लर्निंग स्टाइल कहते हैं। अब कौन से वो स्टाइल्स हो सकते हैं? विजुअल स्टाइल हो सकता है कि यानी कि हम किसी पर्सन को अगर लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज या फिर जो हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारी वो लैंग्वेज जो हम टारगेट लैंग्वेज जो हम सीखना चाह रहे हैं, जो हम लर्न करना चाह रहे हैं, उस लैंग्वेज को अगर उस इंसान को हम लोग हम लोग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करना चाह रहे हैं, हमारी टारगेट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम किसी पर्सन को जब इंग्लिश बोलता हुआ देखेंगे तो हम लैंग्वेज को लर्न कर सकेंगे। ठीक है, तो एक हम लोग विजुअली भी जी लैंग्वेज को जो है वो सीख सकते हैं। दूसरा हम ऑडिटरी। ऑडिटरी का क्या मतलब है कि जब हम किसी को सुनेंगे, ठीक है, देखेंगे और सुनेंगे। पहले मैंने आपको बताया विजुअली मीन्स जब हम किसी को देखेंगे कि वो किस तरह से बोल रहा है, उसकी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी किस तरह से है, उसकी जो एक्सेंट किस तरह से है, वो कौन सा वर्ड किस तरह से प्रोनाउंस कर रहा है, ये हमारी विजुअल में आएगा। ठीक है, ऑडिटरी में क्या चीज़ आएगी कि किस तरह से हम लर्निंग कर सकते हैं लैंग्वेज की, दूसरे पर्सन को सुन के, ठीक है, या अपने आप को भी सुनकर हम लोग लैंग्वेज की लर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद रीड करके, रीड किधर से करके, बुक्स, नॉवेल्स, डिफरेंट नॉवेल्स को रीड करके। अगर हम पंजाबी सीखना चाह रहे हैं, अगर हम सराइकी सीखना चाह रहे हैं, तो उन बुक्स की रीडिंग करके हम जो है वो लर्निंग कर सकते हैं लैंग्वेज की। राइटिंग करके हम लोग लैंग्वेज की लर्निंग कर सकते हैं, या फिर नेचुरली, सोशली। ठीक है, हम लोग इन सारे स्टाइल्स के अकॉर्डिंग जो है ना इनको यूज़ करते हुए लैंग्वेज की लर्न कर सकते हैं। नेचुरली क्या कि आप जो है वो जैसे एक छोटा बच्चा है वो किस तरह से लैंग्वेज को सीख रहा है, नेचुरली। ठीक है, सोशली क्या, जब आप इंटरेक्शन करते हो एक दूसरे के साथ, जब आप कम्युनिकेशन करते हो, अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस को शेयर करते हो, तब आप लैंग्वेज की लर्निंग कर सकते हो। अब ये तो जो बेसिक चीज़ थी जो आप सबको पता होनी चाहिए कि लर्निंग स्टाइल्स कौन कौन से हैं, किस तरह से हम लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं, ये वो स्टाइल्स हैं। तो आप इन स्टाइल्स को भी अपने पेपर में जो है वो ऐड कर सकते हो। एनीवेज, यहाँ पे जो आपके पैराग्राफ में लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। द टर्म लर्निंग स्टाइल्स इज कॉमनली रिजर्व फॉर प्रिफर्ड फॉर्म्स ऑफ ब्रेन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन एक्विजिशन एंड प्रोसेसिंग। अब जो लर्निंग स्टाइल है वो उन्होंने प्रेफर किया है कि वो ब्रेन एक्टिविटी है। हम अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग जो है वो लैंग्वेज को लर्न करते हैं। हम पहले अपने जो ब्रेन में सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं और उसके बाद जो है ना वो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग करने के बाद हम लोग उस लैंग्वेज को सीखते हैं। रिसर्चर जो हैं वो भी यूज़ करते हैं लर्निंग स्टाइल रिसर्च विद पर्सनालिटी एंड कॉग्निटिव स्टाइल्स। जो रिसर्चर्स हैं वो भी क्या करते हैं, वो अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपने कॉग्निटिव स्टाइल्स के अकॉर्डिंग टू डिटरमाइन एबिलिटी, अपनी डिटरमाइन करते हैं, यानी कि अपनी कंक्लूजन तक जो है ना वो पहुंचते हैं। ठीक है, जो रिसर्चर्स हैं वो किस तरह से, पर्सनालिटी क्या कि आप के अंदर ये चीज़, आपके अंदर एबिलिटी है, आपकी पर्सनालिटी में जो है वो सीखने की, लर्न करने की, अंडरस्टैंडिंग करने की एबिलिटी है। कॉग्निटिव स्टाइल क्या कि आपका जो ब्रेन प्रोसेसिंग है वो इतना स्ट्रांग है कि आप जल्दी से कोई चीज़ याद कर सको, या आप थोड़ा सा लेट चीज़ों को स्टोर करते हो अपनी ब्रेन में, या आपका कॉग्निटिव प्रोसेस जो है वो 100% है या नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर कॉग्निटिव स्टाइल की बात हो रही है। अब टू डिटरमाइन करना कि यानी कि आप किस तरह से कंक्लूजन पे पहुंचते हो, जो रिसर्चर्स हैं किस तरह से कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जब वो कॉग्निटिव स्टाइल्स को जो है ना वो अचीव यूज़ करते हैं, पर्सनालिटी को देखते हैं, तो फिर वो क्या अचीव कर लेते हैं, किसकी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि एबिलिटी, उनके अंदर एक एबिलिटी आ जाती है टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट कर लेते हैं, एंड इम्प्रूव क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग, और इम्प्रूव करते हैं अपनी क्लासरूम। जैसे ही वो ऑब्वियस ही बात है, जब हम लोग जो हैं वो एक
प्रॉपर स्टाइल को फॉलो करेंगे, एक फॉर्मेट को, स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी इम्प्रूवमेंट होगी, हमारी परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट होगी, हमारे अंदर अच्छी एबिलिटीज़ जो हैं वो पैदा होंगी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको जो है ना वो लर्निंग स्टाइल्स जो समझ में आ गए होंगे। The term learning style, cognitive style, personality type, sensory preference and modality etc. अब ये सारी टर्म्स को यूज़ करते हुए हम लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। लर्निंग स्टाइल जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया, आप विजुअली, ऑडिटरी, रीड करके, राइट करके, नेचुरली, सोशली इंटरेक्शन करके आप लर्न कर सकते हो। कॉग्निटिव स्टाइल, अगर आपका जो ब्रेन प्रोसेसिंग अच्छी है, अगर आप जो है वो कोई चीज़ अगर आपको याद करनी पड़े, अंडरस्टैंड करनी पड़े, तो आप उसको जल्दी से कर लेते हो, तो दैट मीन्स कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप कॉग्निटिव स्टाइल को फॉलो कर सकते हो। पर्सनैलिटी टाइप, आपकी पर्सनैलिटी इस तरह से है कि आप कोई चीज़, अगर आपको लैंग्वेज कही जाए, कोई नई लैंग्वेज के बारे में बताया जाए, तो आप उसको जल्दी से पिक कर लो। सेंसरी प्रेफरेंस, कि आप अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए एक लैंग्वेज को याद कर रहे हो। ठीक है, मोडेलिटी एक्सेट्रा, मोडेलिटी का क्या मतलब हुआ कि आप जो है वो स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करके फिर एक लैंग्वेज को याद कर रहे हो, फिर एक लैंग्वेज को लर्न कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आर ऑफ्टन यूज लूजली एंड इंटरचेंजेबली। अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपके साथ टर्म्स आपको बताई हैं, वो क्या है, वो एक्सचेंज हो रही हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, आप पहले एक स्टेज पर थे जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आता था, फिर आपने स्ट्रेटजी को फॉलो किया या मॉडलिटी को फॉलो किया या आपने कॉग्निटिव स्टाइल को फॉलो किया या लर्निंग स्टाइल को फॉलो किया, फिर आप दूसरे स्टेप की तरफ आए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इंटरचेंजेबल हुआ, यानी कि एक्सचेंज हुआ, एक के साथ दूसरे जो चीज़ है, टर्म है, वो एक दूसरे के साथ जो है वो चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, सॉरी। Cognitive style research initially addressed phenomena as perceptual speed and flexibility। अब क्या कि आपकी याद करने की स्पीड जो है वो तेज़ है या नहीं है। जिस तरह से ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कॉग्निटिव स्टाइल में आपका ब्रेन की प्रोसेसिंग देखी जाती है, आप कितनी जो है ना और में कितने जो है ना वो घंटे लगा के आप एक चीज़ को याद कर रहे हो। तो परसेप्चुअल स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी देखी जाती है। लेटर रिसर्चर्स फोकस ऑन प्रोसेसिंग स्टाइल, उसका प्रोसेस क्या है कि किस तरह से आप जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, कौन सी प्रोसेसर्स को यूज़ करके, कौन सी प्रोसेसिंग मेथड्स को यूज़ करके आप एक चीज़ को जो है ना वो याद कर रहे हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईगो साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी ब्रेन से रिलेटेड होंगी, आपकी माइंड से रिलेटेड होंगी, कि आप लोग जो है वो अपने माइंड में किस तरह से एक मेमोरी को, एक चीज़ को, एक डाटा को, एक इन्फॉर्मेशन को किस तरह से स्टोर कर रहे हो और कितने लंबे अरसे तक उस चीज़ को आपके माइंड में जो है वो चीज़ याद रहती है, स्टोर रहती है। लास्ट पे देखो, अटेनिक लर्नर वांट्स और नीड्स कॉन्शियस कंट्रोल ओवर लर्निंग प्रोसेस। अब एक्टेनिक लर्नर जो है, ये आपने याद रखनी है, दो नाम, एक्टेनिक और साइनॉप्टिक। अब एक्टेनिक जो है वो उसका नीड और उसकी वांट क्या होती है उस लर्नर की, कॉन्शियस कंट्रोल ओवर लर्निंग प्रोसेस, कि जिस चीज़ की अवेयरनेस उसको है उस चीज़ के ऊपर उसको कंट्रोल रखना है। ठीक है, वेयर एज साइनॉप्टिक लर्नर्स लीव्स मोर टू प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग। साइनॉप्टिक लर्नर जो है वो किस चीज़ के ऊपर उसका जो है वो उसको ज़रूरत है कि अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग, जो चीज़ें उसको नहीं भी पता, जिन चीज़ों से वो अनअवेयर है, जो चीज़ें उसको अवेयरनेस नहीं है, जिन चीज़ों के बारे में, जिस लैंग्वेज के बारे में, उसके बारे में उसको जो है वो फोकस रखना है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो इस पैराग्राफ की न्यू थी आपके लिए, आपने इसको याद रखना है कि कौन सा जो है वो नाम कॉन्शियस कंट्रोल के लिए है और कौन सा जो है वो अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग के लिए है। अब नेक्स्ट देखो, लर्निंग स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज आर ऑफ्टन इंटर रिलेटेड। अब जो स्टाइल्स हैं और स्ट्रेटजीज़ हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, स्टाइल्स आर मेड मैनिफेस्ट बाय स्ट्रेटजीज। अब एनीवेज इट इज़ एसेंशियली न्यूट्रल। अब हम लोग बेसिकली आते हैं फर्दर अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्ट्रेटजी इज़ यूजफुल अंडर दीज कंडीशंस, इट रिलेट्स वेल टू द लैंग्वेज टू टास्क एट हैंड, इट फिट्स the particular student's learning style preference to one degree or another, the student employ the strategy effectively and link it with other relevant strategies। तो क्या कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो होते हैं वो लर्निंग स्टाइल किस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पहले एक स्टेप को फॉलो करेंगे, पहले एक डिग्री को चूज़ करेंगे और फिर जो है वो दूसरी डिग्री की तरफ जो है वो शिफ्ट करेंगे। ठीक है, एक्सचेंज करेंगे उसको। द स्टूडेंट्स एम्प्लॉय द स्ट्रेटजी इफेक्टिवली। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो एक लिंक बना रहे हैं, रेलिवेंट स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रहे हैं और फिर एक
जो है ना चीज़ की तरफ एक टारगेट लैंग्वेज को अचीव कर रहे हैं। सच स्ट्रैटेजीज मेक लर्निंग ईजियर, फास्टर, मोर इंजॉयबल, मोर सेल्फ डायरेक्टेड। अब कुछ जो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं वो क्या करती है, लर्निंग किस तरह से आसान बनाती है, फास्टर बनाती है, इंजॉय करता है हर पर्सन उस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। लर्निंग मोर सेल्फ डायरेक्टेड होती हैं, मोर इफेक्टिव होती हैं, मोर ट्रांसफरेबल होती हैं टू न्यू सिचुएशंस। कि कोई भी पर्सन जब उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है तो वो उसके लिए इजी होता है लैंग्वेज को सीखना, उसके लिए उसको फास्टरली जो है वो लैंग्वेज को लर्न कर सकता है, इंजॉयबली वो लैंग्वेज को लर्न कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो स्ट्रैटेजी के लिए अगर हमारा सवाल आता है कि क्यों हम स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हैं, तो इसका ये आंसर बन सकता है कि आप इसलिए एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, इसको इसलिए आप यूज़ करते हो ताकि आपकी जो लर्निंग है वो ईजी बन सके, फास्टर बन सके, मोर इंजॉयबल बन सके। फिर आप लोगों को 6 मेजर ग्रुप्स ऑफ लैंग्वेज टू लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ आपको बताई हैं, वो आपने देखनी है। अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें रीजनिंग आती है, नोट टेकिंग, सिंथेसाइजिंग आती है। तो बेसिकली कॉग्निटिव स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि सबसे पहले हम रीजनिंग करते हैं, ठीक है। एक चीज़ को हम सीखने के लिए सबसे पहले रीज़न पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। तो हम रीज़न करते हैं, पहले सवाल जवाब जो हमारे माइंड में आ रहे होते हैं हम उनको क्लियर करते हैं। उसके बाद नोट टेकिंग करते हैं। नोट टेकिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। यानी कि ये आपको एक फॉर्मेट बताया जा रहा है कि सबसे पहले आप ये इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे, फिर इसको फॉलो करोगे, फिर इस स्टेप की तरफ जाओगे। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो फॉर्मेट आपको बताया गया है। मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग वंस ओन प्रेफरेंस एंड नीड्स। सबसे पहले आप अपनी प्रेफरेंस को जो है ना आइडेंटिफाई करते हो, नीड्स को आइडेंटिफाई करते हो, फिर प्लानिंग बनाते हो, फिर मॉनिटरिंग करते हो मिस्टेक्स की, ठीक है। उसके बाद एवेल्युएटिंग टेक सक्सेस, और फिर एवेल्युएट करते हो कि क्या चीज़, यानी कि आप कंक्लूजन करते हो। मेमोरी रिलेटेड स्ट्रेटजीज़ में क्या करते हो, एक्रोनिम्स, साउंड सिमिलैरिटीज़, इमेजेस, कीवर्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताई गई हैं कि इन अगर आप कॉग्निटिव स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो तो आपने कॉग्निटिव स्ट्रेटजी में इन जो स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, इन ग्रुप्स को फॉलो करना है। पॉइंट देखो, कंपनसेटरी स्ट्रेटजी, गेसिंग फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, सरकमलोकेशन, गेस्चर्स एंड पोज वर्ड्स। तो ये सारे जो है ना वो आपको ग्रुप्स बताए गए हैं कि किस तरह से आप अगर कंपनसेटरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, मेमोरी रिलेटेड स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, तो आपने इन ग्रुप्स को फॉलो करना है। इफेक्टिव स्ट्रेटजी है, सोशल स्ट्रेटजीज़ है, इसको आपने एज इट इज़ इसी तरह से याद करना है। इफेक्टिव स्ट्रेटजी में क्या है, आइडेंटिफाइज वंस मूड एंड एंजाइटी लेवल, टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, रिवॉर्डिंग वन सेल्फ एक्सेट्रा। सोशल स्ट्रेटजी में क्या, आस्किंग क्वेश्चन कर सकते हो, आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशंस कर सकते हो, हेल्प के लिए आप कर सकते हो आस्क, टॉकिंग विद नेटिव स्पीकर्स, एक्सप्लोरिंग कल्चर एंड सोशल नॉर्म्स। तो यानी कि अगर सोशल स्ट्रेटजीज़ की बात हो रही है तो उसमें सोशल नॉर्म्स की, कल्चर की, स्पीकर्स की, ये सारी चीज़ों के ऊपर बात होगी। इफेक्टिव स्ट्रेटजी के ऊपर बात हो रही है तो इफेक्टिवनेस के ऊपर जो है ना वो फोकस होगा। अब आते हैं लेसन नंबर 37 की तरफ, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग एंड लर्नर मोटिवेशन। तो इस पूरे लेसन में हम लोग मोटिवेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लर्नर को, कितनी टाइप की जो है वो मोटिवेशन होती हैं और किस तरह से हम लर्नर को जो है वो मोटिवेट करके एक लैंग्वेज की तरफ जो है ना वो भेज सकते हैं कि लैंग्वेज जो आप सीखो, ठीक है। इसमें जो है वो दो तरह की आपको मोटिवेशन नज़र आएंगी। सबसे पहले आप ये देख लो कि डीप प्रोसेसिंग और सरफेस प्रोसेसिंग क्या होती है। उसके बाद आपको मोटिवेशन के बारे में बताया जाएगा, वो भी दो तरह की होंगी। तो एनीवेज डीप प्रोसेसिंग क्या है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। डीप प्रोसेसिंग क्या है कि डीपली एनालाइज करना किसी चीज़ को, यानी कि अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आप उसको डीपली एनालिसिस कर रहे हो उस चीज़ का कि ये कौन से कल्चर में बोली जाती है, इसका जो है वो ए को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, बी को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। यानी कि हर एक उसका स्टाइल, आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हो, किस तरह से राइट कर सकते हो, किस तरह से रीड कर सकते हो, ए टू जी हर एक चीज़ उसको डीपली एनालाइज करना, इसको हम डीप प्रोसेसिंग कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि डीपली हमने प्रोसेस करना है, ठीक है, जिसमें थ्योरेटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज आ जाती है, ठीक है। इसको हम डीप प्रोसेसिंग कहते हैं। अब डीप प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ जो आपके सामने खुला हुआ है, इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। ये एक्टिव प्रोसेस ऑफ मेकिंग एसोसिएशन विद मटीरियल दैट इज़ ऑलरेडी फेमिलियर, एग्जामिनिंग इंटर रिलेशनशिप्स, एलैबोरेटिंग स्टिमुलस, कनेक्टिंग द न्यू मटेरियल विद पर्सनल एक्सपीरियंस।
तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको भी आपने याद रखना है कि एग्जामिन किया जाता है इंटर रिलेशनशिप्स को, एलेबरेट किया जाता है स्टिमुलस को, कनेक्ट किया जाता है न्यू मटीरियल को विद पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। यानी कि आप जब डीप एनालिसिस कर रहे हो किसी चीज़ की तो आपने पर्सनली उसको बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने क्या एक्सपीरियंस किया, एंड कंसिडरिंग अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन, आपने बताना है कि आपने क्या इंटरप्रेट किया, आपको क्या समझ आया इस चीज़ के बारे में, क्या न्यू मटीरियल आपको मिला है। तो आपने अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो है ना वो बताना होता है। इसको हम डीप प्रोसेसिंग कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो एनालाइज किया डीपली तो आपने उठा के सेम टू सेम जो है ना वो चीज़ वैसी की वैसी नहीं, आपने अपने वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश करनी है। अब डीप प्रोसेसिंग हो गया, उसके बाद है सरफेस प्रोसेसिंग। सरफेस प्रोसेसिंग क्या है कि आपने मेन थिंग्स को, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ को आपने जो है वो सिर्फ एनालाइज करना है, प्रोसेस करना है। लेस इन्फॉर्मेशन इसकी वजह से आपको मिलेगी दैट स्टोर इन मेमोरी। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लेस इन्फॉर्मेशन होती है वो जल्दी से आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो सही बात है कि आपके अगर कहा जाए कि थोड़ा मटेरियल आपको याद करना है, यानी कि आपको एक पेज का जो है ना पैराग्राफ अपने माइंड में स्टोर करना है, तो वो आपके लिए इजी होगा एज़ कम्पेयर टू 4-5 पेज, ठीक है। अगर आपको मैं कहूँ कि 4-5 पेजेस आपने जो हैं वो याद करने हैं इधर से स्टार्ट से लेके एंड तक, तो आप कभी भी उसको अपनी मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सरफेस प्रोसेसिंग क्या हुआ कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है मेमोरी में। लेस इन्फॉर्मेशन जो है वो इजीली आपके मेमोरी में स्टोर हो जाती है, ठीक है। और इसमें हमने मेन थिंग्स के ऊपर बात करनी है कि स्टडी करनी है मेन थिंग्स की, और इम्पॉर्टेंट थिंग्स को ही हम लोगों ने जो है ना वो एनालाइज करना है। अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ, वाइल सरफेस processing is competition of the task with minimum conceptual effort that result in much less information retained in memory। कि आपके, अब देखो इस लाइन का मतलब भी वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है कि आपकी जो कंसेप्चुअल एफर्ट्स हैं वो रिजल्ट क्या लाती हैं, लेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आपने थोड़ी इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो एनालाइज करना है। इतनी बड़ी इन्फॉर्मेशन जैसे हमने डीप प्रोसेसिंग में किया, हर चीज़ के ऊपर जो है ना वो स्टडी की जा रही थी कि ये एक इंग्लिश लैंग्वेज हमने सीखनी है तो ये इसका जो है ना वो ओरिजिन क्या है, इसको कौन कौन यूज़ करता है, कहाँ कहाँ पे जो है ना कौन कौन से कल्चर में ये बोली जाती है, इसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, इसका एक्सेंट क्या है। तो ये सारी डीप प्रोसेसिंग में चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल लें इंग्लिश के ही सरफेस प्रोसेसिंग की, तो सिर्फ हम मेन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अगर हमने इंग्लिश को सीखना है तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज को बोला किस तरह से जाता है, उसका एक्सेंट किस तरह से यूज़ किया जाता है, वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है बेसिकली। तो सिर्फ हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, ना ही उसके ओरिजिन के ऊपर बात करेंगे, ना ही कहाँ कहाँ पे इंग्लिश को बोला जाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर नहीं करेंगी सरफेस प्रोसेसिंग में, ठीक है। और फिर लेस इंफॉर्मेशन रिटेन्ड इन मेमोरी बिकॉज देयर इज़ नो इमोशनल एंड कॉग्निटिव इन्वेस्टमेंट इन इट, क्योंकि इसमें कोई भी जो है ना आपका ब्रेन यूज़ नहीं हुआ, आपका इमोशनल फैक्टर कोई भी इन्वेस्टमेंट इसमें यूज़ नहीं हुई है, ठीक है, सरफेस प्रोसेसिंग में। आई होप कि ये डीप प्रोसेसिंग और सरफेस प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम। Arhaman indicates that students may not have a choice for using deep strategies। स्टूडेंट्स को जो है वो चॉइस नहीं दी जाती कि वो यूज़ करें डीप स्ट्रेटजीज़ ड्यू टू वीक एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब क्योंकि जो है ना वो स्टूडेंट्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा वीक होता है, सही से उनको स्टडी नहीं करवाया जाता, गाइड नहीं किया जाता किसी चीज़ के बारे में, तो हम जो है वो क्या कहा जाता है कि स्टूडेंट्स को चॉइस नहीं दी जाती कि आप डीप स्ट्रेटजी करो, क्योंकि उनके पास नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि उनको गाइड ही नहीं किया जा रहा। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हम कोई अच्छे स्कूल के बात करें एजुकेशनल के बारे में, एजुकेशन के बारे में, तो हम क्या करेंगे कि अब मैं आपको यहाँ पे दो कंपेयर चीज़ें बताने लगी हूँ। एक वो जो अच्छा स्कूल है, जो जिसकी जो हाई एजुकेशन है, ठीक है, और एक मैं उस स्कूल की बात कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास, बहुत ज़्यादा लो क्लास लोगों के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं लो क्लास के बच्चे को कहूँ कि आपने डीप प्रोसेसिंग करनी है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, तो वो कभी भी नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो है वो गाइड नहीं किया जा रहा, उसको बताया नहीं जा रहा किसी चीज़ के बारे में, उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है।
जब उसके पास नॉलेज ही नहीं है तो वो किस तरह से डीप प्रोसेसिंग कर सकेगा, किस तरह से वो डीपली जाके किसी चीज़ को, न्यू इन्फॉर्मेशन को फाइंड कर सकेगा, न्यू मटेरियल को फाइंड कर सकेगा? कभी भी नहीं। अगर इसी तरह से मैं जो है वो हायर एजुकेशन के बच्चे को जो है वो सेम क्लासेस के 2 क्लास के 3 क्लास के सेम क्लासेस के अगर मैं हायर एजुकेशन के स्कूल में जाती हूँ और मैं उस बच्चे को कहती हूँ डीप प्रोसेसिंग के लिए, तो वो ऑब्वियसली कर सकेगा। क्यों? क्योंकि उसको गाइडेंस मिली है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, वो डीप प्रोसेसिंग ईज़िली कर सकता है। तो यहाँ पे जो है वो कहा जा रहा है कि इंडिकेट किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स को चॉइस नहीं दी जाती कि वो डीप स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें, क्योंकि वीक एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से, लैक ऑफ एप्टीट्यूड फॉर लर्निंग, कि वो लर्निंग के लिए इतना ज़्यादा जो है ना वो इंटेलिजेंट नहीं है, इन एक्सपीरियंस, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है किसी चीज़ का, और इनफ्लेक्सिबल लर्निंग स्टाइल, और वो जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में वो फ्लेक्सिबल होकर शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स को चॉइस नहीं दी जाती। अब मैनी रिसर्चर्स हैव अटेम्प्ट टू डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट स्ट्रेटजी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजी इंस्ट्रक्शंस एमरजेंस फॉर प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग एंड रीडिंग। अब हम पॉजिटिव इफेक्ट की अगर बात करें स्ट्रेटजी के, तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव इफेक्ट किस में देखेगा? स्पीकिंग में। जो पर्सन स्पीक कर रहा है इंग्लिश में, तो दैट मीन्स कि वो जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर वो रीडिंग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कर रहा है तो वो उसको बहुत अच्छा समझा जाएगा, उसका पॉजिटिव इफेक्ट वो जो है वो शो करेगा स्ट्रेटजी का। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ देखो, यहाँ पे जो है वो बेसिकली आपको 2 मोटिवेशंस के बारे में बताया है। 2 काइंड्स ऑफ मोटिवेशंस होती हैं लैंग्वेज लर्निंग में, एक इंटीग्रेटिव और इंस्ट्रूमेंटल। अब ये 2 तरह की मोटिवेशन है जिनको मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। इसका जो है कॉन्सेप्ट आपने बड़े गौर से सुनना है। आई होप कि पिछले जो चीज़ें हैं वो मैंने आपके साथ क्लियर की हैं, वो भी आपने बहुत गौर से सुनने की कोशिश की होगी। अब इंटीग्रेशन मोटिवेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन मोटिवेशन कहा जाता है आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को। ठीक है, आप जो लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हो, आप खुद उस चीज़ के लिए सेटिस्फाई हो, आप उस चीज़ के लिए तैयार हो, ठीक है, एग्री हो, रेडी हो, आप उस चीज़ के लिए, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है उस लैंग्वेज को, उस टारगेट लैंग्वेज को अचीव करने के लिए या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे हम छोटे बच्चों को जो है ना पेरेंट्स कह देते हैं कि अपने बच्चों को कि आपने जो है वो बड़े होकर डॉक्टर बनना है, चाहे उसका इंटरेस्ट हो या ना हो, चाहे वो चाहता है या ना नहीं चाहता है, उसको बस कह दिया जाता है कि आपने बड़े होकर जो है ना वो डॉक्टर बनना है। दैट इज़ दी इंटीग्रेशन मोटिवेशन, कि आप जो है जब तक आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, हाँ अगर आप जो है वो डॉक्टर बनना चाह रहे हो बड़े होकर, अगर आप पॉजिटिव चीज़ को शो कर रहे हो, अपनी पॉजिटिव एटीट्यूड को शो कर रहे हो, आप वाकई में डॉक्टर बनना चाह रहे हो, तब आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो। अगर आपको कोई और जो है वो कही जा रहा है कि आपने उस लैंग्वेज को सीखना है या आपने ये जो है वो बड़े होकर बनना है, तो आप कभी भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते जब तक आपको उसके अंदर इंटरेस्ट ना हो। अब जो इंटीग्रेशन मोटिवेशन है, इसको इंट्रिंसिक कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर से आता है। ठीक है, हम अंदर से जो है वो इंटरेस्ट है हमारा, हम जो है ना वो इनरली जो है सेटिस्फाई हैं, हम एग्री हैं। ये हमारी जो इनर चीज़ है, जो हमारी इनरली थॉट्स हैं, उनको बताती है बेसिकली इंटीग्रेशन मोटिवेशन। अब दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। अब इसमें क्या है कि आप जो है ना वो प्रेजेंट एक्शंस टू अचीव फ्यूचर गोल्स के इंस्ट्रिंसिक, जैसे मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन जो है वो इंट्रिंसिक है और ये जो इंस्ट्रूमेंटल है वो एक्सट्रिंसिक है। यानी कि अगर कोई बाहर का पर्सन आपको मोटिवेट कर रहा है किसी चीज़ के लिए, हाँ आपने ये अचीव करना है, मोटिवेट करना है, अच्छी चीज़ है, आपको अच्छी चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहा है, उसको हम इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन कहेंगे, क्योंकि हमने प्रेजेंट किया अपना एक्शन ताकि हम अचीव कर सकें फ्यूचर गोल को। ये 2 मोटिवेशंस हैं जो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। आपने एक दफ़ा इसको रीड कर लेना है ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब 5 ओरिएंटेशंस ऑफ फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स बताई गई हैं। फ्रेंडशिप एंड ट्रैवल रिलेटेड है, आइडेंटिफिकेशन विद टारगेट लैंग्वेज ग्रुप है, जनरल इंटरेस्ट इन द कल्चर एंड इन वर्ल्ड इवेंट्स, नॉलेज एक्सपेंशन एंड करियर इम्प्रूवमेंट। बेसिकली आप इन ओरिएंटेशंस के थ्रू लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो। अगर आप किसी के साथ ट्रैवल से रिलेटेड फ्रेंडशिप रख रहे हो तो आप जो है ना वो लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो। आपको जो है आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि आपने टारगेट लैंग्वेज का आपको नॉलेज है, अवेयरनेस है, तो आप लैंग्वेज को जो है वो लर्न कर सकते हो।
आपका इंटरेस्ट है कल्चर में, वर्ल्ड इवेंट्स में, तो आप जो है वो लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो। आप अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करने के लिए, करियर की इम्प्रूवमेंट के लिए लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो। डिज़ायर टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज टू मीडिया, तो आप अगर चाहते हो ये करना, आपकी डिज़ायर है, तो आप उस लैंग्वेज को लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, डेक एंड रियान्स मॉडल डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस। उसने डिस्टिंग्विश किया है, इन दोनों का डिफरेंस बताया है हमें दोनों मोटिवेशंस का। अब बेसिकली इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मैंने आपको बता दी, आप वही चीज़ जो है वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। स्टूडेंट्स टोटल मोटिवेशन इज़ मोस्टली फ्रीक्वेंटली अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों कम्बिनेशन, जो दोनों मोटिवेशंस आपको बताई हैं, एक इनर मोटिवेशन जो आपके अंदर से आती है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, और एक आपको जब कोई और जो है वो बाहर का बंदा, एक्सटर्नल बंदा जो है वो आपको मोटिवेट कर रहा हो, तो दोनों तरह से जो है वो आपको मोटिवेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और फिर आप उस लैंग्वेज को लर्न करना ईजी होता है आपके लिए। लेसन नंबर 38 की तरफ आते हैं, लैंग्वेज थ्योरीज एंड सेकंड लैंग्वेज लर्नर। अब सबसे पहली थ्योरी जो है वो एट्रीब्यूशन की थ्योरी है। इसको देख लो, एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या होती है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटीज़, करेक्टरिस्टिक्स, अच्छी चीज़ें बताना, ठीक है। अब एन इंडिविजुअल कैजुअल एट्रीब्यूट्स ऑफ अचीवमेंट अफेक्ट सबसिक्वेंट बिहेवियर्स एंड मोटिवेशंस। एट्रीब्यूट्स क्या, कि आप किसी चीज़ के बारे में अच्छी क्वालिटीज़ बता रहे हो, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ जो आपके सामने खुला हुआ है, एक्सपेक्टेंसी इज टाइड टू एट्रीब्यूशन अबाउट वन सक्सेस। एट्रीब्यूशन जो है वो किसी एक पर्सन की सक्सेस के ऊपर जो है ना वो फोकस करती है। सम लर्नर्स बिलीव दैट देयर लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस इज एट्रीब्यूटेबल टू देयर ओन एक्शंस और एबिलिटी। कुछ लर्नर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि उनकी जो लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस है, जिस तरह से उन्होंने लैंग्वेज को सक्सेस किया है, अचीव किया है, वो उनकी अपने एक्शंस और एबिलिटीज़ की वजह से है। अदर्स बिलीव करते हैं दैट देयर सक्सेस डिपेंड ऑन अदर पीपल और ऑन फेट। अब कुछ लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं, कुछ लर्नर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि ये उनकी जो अचीवमेंट है लैंग्वेज की या किसी भी चीज़ की, तो वो किस पे डिपेंड करती है, दूसरे लोगों पे या उनके किस्मत पे या उसके नसीब पे, ठीक है। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। अब सबसे पहले आपको मैंने बताया एट्रीब्यूशन थ्योरी, वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि यानी कि आपकी क्वालिटीज़, ठीक है। अब क्वालिटीज़ में आपकी सक्सेस आती है सबसे पहले, ठीक है। अब फिर उन्होंने बताया कि कुछ लर्नर्स जो हैं वो ये सोचते हैं, और कुछ लर्नर्स जो हैं वो उनका बिलीव जो होता है वो लोगों के ऊपर होता है कि उनको सक्सेस मिली है, डिपेंड ऑन पीपल और या फिर उनका फेट, ठीक है। उसके बाद आपको थ्योरी बताई गई है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। सेल्फ एफिकेसी थ्योरी क्या है, इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंट। अब इसमें जो है वो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट आ जाती है, उसकी पॉजिटिव नेगेटिव परफॉर्मेंस आ जाती है। अब अगर वो जो है वो सिंपल टास्क परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स कि वो जो है वो पॉजिटिव परफॉर्मेंस शो कर रहा है। अगर वो जो है वो नेगेटिव परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर रहा है, इसी वजह से वो नेगेटिव परफॉर्मेंस की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली सेल्फ एफिशिएंसी होता है कि आपकी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट, कि आप किस तरह से जो है ना वो डेवलप कर रहे हो अपने आप को। अगर आपकी पॉजिटिव परफॉर्मेंस है तो आप जो है वो सिंपल टास्क परफॉर्म कर रहे हो, आप सिंपल चीज़ों को जो है वो परफॉर्म करके पॉजिटिव रिस्पॉन्स ले रहे हो या पॉजिटिव परफॉर्मेंस को शो कर रहे हो। अगर आप नेगेटिव परफॉर्मेंस जो है वो शो कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर रहे हो। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम मुश्किल चीज़ करेंगे तो जो हमसे ना ही भी हो पाई होगी, ना हो रही होगी हमसे, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव परफॉर्मेंस को शो करेंगे। हमसे वो चीज़ कंप्लीट ही नहीं हो रही, हमें उस चीज़ के बारे में समझ ही नहीं आ रही। तो अब एग्जांपल अगर मैं आपको इस चीज़ की दूं, कि अगर मैं आपको कहूँ कि जी आप ये टॉपिक है आपका और आपने इसके ऊपर जो है ना वो 400 या 300 वर्ड्स लिखने हैं, तो आपके लिए उस चीज़ को लिखना मुश्किल होगा जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है। दैट मीन्स कि आप जो है वो नेगेटिव परफॉर्मेंस शो कर रहे हो। अगर मैं आपको वो चीज़ कहूँ जो आपको ऑलरेडी पता है, और फिर कहूँ जी इस पे आपने जो है ना वो 400 या 300 वर्ड्स लिखने हैं, तब आप जो है वो आपको वो टास्क परफॉर्म करना आपके लिए सिंपल होगा, इजी होगा, और आप क्या शो करोगे, पॉजिटिव परफॉर्मेंस को शो करोगे। इट सजेस्ट दैट टीचर्स नीड टू इनकरेज स्टूडेंट्स सेल्फ एवेल्यूएशन। अब यहाँ पे आपको क्या समझाया जा रहा है कि टीचर्स जो हैं वो, उनको चाहिए, उनको ज़रूरत है कि वो इनकरेज करें स्टूडेंट्स को कि वो सेल्फ एवेल्यूएशन करें, यानी कि वो खुद देखें कि उनकी पॉजिटिव परफॉर्मेंस है या नेगेटिव परफॉर्मेंस है।
वो किस तरह से एक चीज़ को जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वो अगर लैंग्वेज सीख रहे हैं बेसिकली, तो क्या कर रहे हैं वो, उनकी सेल्फ एवेल्यूएशन कितनी, उनकी जो है वो अवेयरनेस कितनी है, वो यानी कि कितने % जो है वो उस लैंग्वेज को सीख पाए हैं, या पॉजिटिव परफॉर्मेंस है या नेगेटिव परफॉर्मेंस है बेसिकली। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको जो है वो ऐसे रोल बताए गए हैं जो प्रमोट करते हैं आपकी लर्निंग ऑटोनॉमी को। कौन से रोल्स हैं? सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ मैनेजमेंट है, बिलीव्स हैं, इंटेलिजेंस है, हायरार्की ऑफ नीड है। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, लेसन नंबर 39 की तरफ, मिथ्स रिलेटेड टू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। कौन से मिथ्स हैं जिनको हम यूज़ करके सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन कर सकते हैं, सेकेंड लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं बेसिकली। अब मिथ की बात हो रही है तो यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंट एक्सपेक्ट बताए जा रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के, कि बेसिकली आपको स्टेजेस बताई जा रही हैं कि आप डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के, डिफरेंट स्टेजेस के होकर आप एक लैंग्वेज को, सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना वो कैनेडियन रिसर्चर जिम कॉमेंस formally defined the two aspects as basic interpersonal communication skills and cognitive academic language proficiency। अब interpersonal communication skills क्या, दो एक्सपेक्ट आपको बताए जा रहे हैं कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को किस तरह से आपकी बेहतर होंगी तो आप लैंग्वेज को सीख सकोगे। अब दूसरा क्या, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कि आपकी कॉग्निटिव स्किल्स अच्छी हैं, जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वैसे आपकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं तो आप लैंग्वेज को सीख सकोगे। तो बेसिकली यहाँ पे स्टेजेस आ जाती हैं चाइल्ड की, कि आप सबसे पहले जो है वो एक बच्चे हो, फिर आप जो है वो बड़े हुए हो, फिर उससे बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, तो आपकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट हुई है। जैसे हम फर्स्ट लैंग्वेज की डेवलपमेंट करते हैं, इसी तरह से सेकेंड लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। पहले आप एक स्टेज में होते हो जहाँ पे आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, आपने सिर्फ उस लैंग्वेज को लर्न करने के बारे में सोचा। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, सेकेंड स्टेप में उस लैंग्वेज की अवेयरनेस ले रहे हो, उस लैंग्वेज के बारे में नॉलेज जो है वो गैदर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हो, उस लैंग्वेज को जो है ना वो यूज़ कर रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर जाके जो है ना वो आप अपनी लैंग्वेज की डेवलपमेंट करते हो, इंटरेक्शन करते हो, कम्युनिकेशन करते हो दूसरे पर्सन के साथ, ताकि फिर एक पॉइंट आता है तब आप उसमें यूज़ टू हो जाते हो। जैसे आप फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ टू हो जाते हो, आपके लिए वो बोलना मुश्किल नहीं होता, इसी तरह से सेकेंड लैंग्वेज को बोलना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। तो ये कुछ एक्सपेक्ट होते हैं सेकेंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के जो आपने इसमें बताने हैं। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज रेफर्ड टू एज एकेडमिक इंग्लिश द प्रोफिशिएंसी टू रीड। अब एकेडमिक इंग्लिश की बात हो रही है, रेफ़र करती है एकेडमिक इंग्लिश को। अब इसमें प्रोफिशिएंसी में क्या किया जाता है, रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, लर्न किया जाता है एट एन अप्रोप्रिएट ग्रेड लेवल। आप अपने ग्रेड लेवल के अकॉर्डिंग अगर लर्न राइट नहीं करते हो तो आप उस लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकते। ये उस चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि आपकी एज, अगर आपकी एज इस चीज़ के लिए जो है ना वो रेडी है, आप लर्निंग भी कर सकते हो, आप राइट भी कर सकते हो, आप रीड भी कर सकते हो, तभी आप जो है वो अचीव कर सकते हो अपनी टारगेट लैंग्वेज को। अब बेसिकली इस पूरा पैराग्राफ में आपको जो है वो इसी चीज़ के ऊपर बताया गया है कि आप अगर जो है ना वो फर्स्ट लैंग्वेज की बात करो तो आप जो है वो इतने ईयर्स में आप लैंग्वेज को सीखते हो, फिर आप जो है ना वो बोलते हो। आपने देखा होगा छोटा बच्चा, आप पेरेंट्स जो हैं वो जब बिल्कुल गोद में है, अभी न्यू बॉर्न है, थोड़ा सा यानी कि वो बड़ा 9-10 मंथ्स का है, तो आप उसके साथ जो है वो किस तरह से बात कर रहे हो, एक एक वर्ड के थ्रू जो है ना आपको समझाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं ये बात कर रहा हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो आप 2 वर्ड्स में जो है ना वो अपने वर्ड्स को चेंज करते हो और फिर उसको समझाने की कोशिश करते हो। इसी तरह से जब बच्चा बोलने लगता है तो वो भी जो है 1 वर्ड को पहले बोलता है, फिर 2 वर्ड को बोलता है, फिर 3 वर्ड को बोलता है, फिर एक पूरा सेंटेंस बोलता है। तो ये एक एज लेवल होता है, ये एक ईयर की डेवलपमेंट होती है कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस को फॉलो करके फिर एक लैंग्वेज को अचीव किया जाता है, एक लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है। Some common misconceptions and myths about children and second language learning are। अब क्या myth हैं वो आपको बताने लगे हैं। Children learn second language quickly and easily as their brain are more flexible। अब क्या होता है कि चिल्ड्रंस जो हैं वो जल्दी से, कुछ चिल्ड्रंस होते हैं वो लर्न कर लेते हैं सेकेंड लैंग्वेज को ईजीली और क्विकली, क्योंकि उनका ब्रेन जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, वो एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ ईजीली फ्लेक्सिबल होकर शिफ्ट हो जाता है
उसको तैयार हो जाता है लर्न करने के लिए, इसीलिए कुछ बच्चे जो हैं वो क्विकली और ईजिली सीख सकते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, करंट रिसर्च चैलेंजेस इट। कुछ रिसर्चर्स जो हैं वो इस चीज़ पे चैलेंज करते हैं, लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज इज़ एज डिफ़िकल्ट फॉर अ चिल्ड्रन एज इट इज़ फॉर एन अडल्ट और इवन मोर डिफ़िकल्ट सिंस चिल्ड्रन डू नॉट हैव एक्सेस टू मेमोरी टेक्निक्स एंड अदर स्ट्रेटजीज़। अगर जो बच्चे स्ट्रेटजीज़ को फॉलो नहीं करते, मेमोरी टेक्निक्स को फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, उन अडल्ट्स या उन चिल्ड्रंस के लिए डिफ़िकल्ट होता है लैंग्वेज को लर्न करना। सेकेंड मिथ आपको क्या बताया गया है, द यंगर द चिल्ड्रन द मोर स्किल्ड ही इज़ एक्वायरिंग एन सेकेंड लैंग्वेज। जो यंगर है, जो चाइल्ड है, मोर स्किल्ड होता है। जो यंगर वंस होते हैं वो मोर स्किल्ड होते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए। रिसर्च डज नॉट सपोर्ट दिस कंक्लूजन इन स्कूल सेटिंग्स। थर्ड पॉइंट क्या कहा जा रहा है, द मोर टाइम स्पेंड इन सेकेंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट द क्विकर दे लर्न द लैंग्वेज। रिसर्चर्स जो है वो इंडिकेट करते हैं दैट इंक्रीज्ड एक्सपोज डज नॉट नेसेसरी स्पीड द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, कि जो आपकी इंक्रीज एक्सपोजर है, यानी कि आपकी जल्दी स्पीड, अगर आपको कोई चीज़ याद हो रही है, डज नॉट नेसेसरी, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में। चिल्ड्रन इन बायलिंगुअल क्लासेस एक्वायर्ड सेकेंड लैंग्वेज स्किल्स इक्विवेलेंट to those acquired by children who have been in English only programs। ठीक है। फोर्थ पे क्या है, चिल्ड्रन हैव एक्वायर्ड एन सेकेंड लैंग्वेज वंस दे कैन स्पीक इट। चिल्ड्रंस जो है वो एक बार ही बोल के सेकेंड लैंग्वेज को सीख सकते हैं। फॉर स्कूल एज चिल्ड्रंस प्रोफिशिएंसी इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन डज नॉट इम्प्लाई प्रोफिशिएंसी इन द मोर कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली आप इन टॉपिक्स को पढ़ के, अंदर के मटेरियल को पढ़ के ईजिली समझ सकते हो। आई थिंक इसको समझाने की मुझे नहीं लगता कि आपको ज़रूरत है इस लेवल पे आके। एनीवेज जो मुश्किल चीज़ें होंगी वो मैं खुद ही आपके साथ क्लियर कर दूंगी। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में कहती हूँ, आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है कि मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, आपको वो टॉपिक दोबारा से समझा दिया जाएगा। लेसन नंबर 40 है कल्चर डिफरेंस एंड आइडेंटिटी। अब इसमें आता है हमारा रोल ऑफ कल्चर, कि एक कल्चर का सेकेंड लैंग्वेज को टीच करने का, लर्न करने का क्या रोल होता है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कल्चर का सेकेंड लैंग्वेज के लिए, सेकेंड लैंग्वेज में। अब द मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आर बोथ अफेक्टेड बाय कल्चर। टीचिंग का मेथड हो या लर्निंग का मेथड हो, दोनों अफेक्टेड होते हैं बाय कल्चर। ठीक है, कल्चर से दोनों अफेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे जो है वो आपको जापानीज़ कल्चर के बारे में बताया गया है कि हम जो है वो जापानीज़ कल्चर, अब बेसिकली इस पूरा लेसन में आपको जो है वो जापानीज़ कल्चर के बारे में बताया जाएगा कि जापानीज़ क्लासरूम में बच्चे जो हैं वो किस तरह से होते हैं, यानी कि कंपेयर किया जा रहा है आपके अपने साथ और जापानीज़ कल्चर के साथ आपको। तो जापानीज़ कल्चर में हम क्या फाइंड करते हैं, दैट वॉचिंग, इमिटेटिंग, मेमोराइजिंग एंड अदर रिसेप्टिव मेथड्स आर वेल रिप्रेजेंटेड इन देयर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ जापानीज़। हम क्या देखते हैं कि हमारा जो वॉचिंग है, हमारी जो एक दूसरे की इमिटेशन करना है, एक दूसरे की कॉपी करना है, मेमोराइजिंग करना है, या अदर रिसेप्टिव मेथड्स हैं, वो वेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वेल रिप्रेजेंटेटेड होते हैं। लेकिन अगर हम लोग वेस्टर्न टीचिंग लर्निंग की बात करें तो हम क्या फाइंड करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंपेयरिंग, डिस्कसिंग, इसके बारे में हम जो है वो फाइंड करते हैं। तो ये बेसिकली आपको दो डिफरेंसेस बताए हैं जापानीज़ का और वेस्टर्न कल्चर का। अब सेकेंड पैराग्राफ की तरफ देखो, गुड कम्युनिकेशन इज़ द की स्टोन ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस, बट द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन क्या है आपके अकॉर्डिंग? गुड कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली कम्युनिकेशन क्या है, एक दूसरे से बातचीत करना, अपनी बात को समझाना। तो गुड कम्युनिकेशन क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ डाउट्स एंड ऑफरिंग सोल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम्स, डिस्कशंस एंड डिबेट, ये सारी जो है वो गुड कम्युनिकेशन है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। बट इन जापानीज़ कल्चर थिंग्स वर्क डिफरेंटली। जापानीज़ कल्चर जो है वो डिफरेंटली जो है वो वर्क करता है। इसमें क्या होता है, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू मेंटेन गुड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन को मेंटेन रखना, हाँ गुड रखना, रिलेशनशिप आपस में एक दूसरे के साथ, ये होता है जापानीज़ कल्चर में। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी के ऊपर बात हुई है कि आइडेंटिटी अकॉर्डिंग टू जापानीज़ कल्चर आपको बताया जाएगा, देयर इज़ अ
definite shift in Japanese values toward the Western values, but these changes are traceable on consciousness level. ठीक है. नेक्स्ट है ट्रूथ. द जापानीज स्टूडेंट्स अवॉइड रिस्क और शो लिटिल वैल्यू ऑफ आवर पर्सन. अब जापानीज स्टूडेंट्स जो हैं वो आपकी आप जो आपके थॉट्स हैं, जो आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, फ्रीली हो के आप उस थॉट को जो है वो शेयर करो, अपनी पर्सनल चॉइस को वैल्यू देते हैं, बजाय इसके कि आपको किसी चीज़ के ऊपर आपको कहा जाए कि आपने नहीं यही चीज़ आपने फॉलो करनी है, यही पैटर्न आपने फॉलो करना है. नहीं, जापानीज स्टूडेंट्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं रिस्क को और अपनी लिटिल वैल्यू जो है वो शो करते हैं. किस चीज़ के लिए? पर्सनल चॉइस के लिए, फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए. ठीक है. हायरार्की क्या है? इन जापानीज कल्चर द वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स ऑफ अथॉरिटी सेंस ऑफ टीचर्स आर नॉट डाउटेड और क्रिटिसाइज्ड. ठीक है, उनको क्रिटिसाइज और डाउट नहीं बनाया जाता. ठीक है. देयर ट्रूथ वैल्यू इज टेकन फॉर ग्रांटेड एंड ऑल्सो ट्रीटेड सो. तो ये एक हायरार्की बनी हुई है कि स्टूडेंट्स ने टीचर्स ने जो कह दिया वो बिल्कुल करेक्ट है और स्टूडेंट ने जो कह दिया वो इनकरेक्ट है. तो ये एक हायरार्की सिस्टम जो है वो हमारे जापानीज कल्चर में नहीं देखा जाता. ठीक है. कोई भी जो है वो टीचर या स्टूडेंट को क्रिटिसाइज नहीं करता. लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ हाउ वी डिफ़ाइन कल्चर. लैंग्वेज सिर्फ इसका पार्ट ही नहीं है कि हम सिर्फ कल्चर को डिफ़ाइन कर रहे हैं, बल्कि इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स कल्चर. क्यों? कि ये जो है वो रिफ्लेक्ट भी करता है, हमारा कल्चर भी हमें बताया जाता है. स्टूडेंट्स नीड टू लर्न बोथ द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल नॉर्म्स. स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो एक लैंग्वेज को भी सीखें, साथ ही साथ कल्चरल नॉर्म्स को भी सीखें कि आप जिस कल्चर की लैंग्वेज सीख रहे हो उसके नॉर्म्स क्या हैं, उसके बिलीव्स क्या हैं, उसकी क्या सिस्टम्स हैं, उसके क्या पैटर्न्स हैं. स्टूडेंट्स को इस चीज़ के ऊपर भी जो है वो ज़रूरत है कि वो इस चीज़ के ऊपर भी सीखें. आई होप कि ये लेसन नंबर 40 तक आपको सारे लेक्चर्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे. आज के लिए इतना है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.